हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल ईयर की हमारी बुक चल रही थी रिंग थ्योरी। और रिंग थ्योरी के अंदर हमने सब फील्ड सब रिंग के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताया था। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस बताई थी, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म करके। तो उसके आगे हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी दो रिंग लेनी है। तो जैसे मैंने दो रिंग ले ली, एक रिंग है आर और एक और रिंग है मेरे पास आर डैश। ठीक है, और कोई मैपिंग ले रहे हैं हम जो आर से आर डैश के अंदर डिफाइन है, उस मैपिंग को नेम दे दिया हमने एफ। कोई एफ मैपिंग है जो आर से आर डैश के अंदर डिफाइन हो रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लिए मैंने, जैसे ए बी सी एंड डी। ये चार एलिमेंट मैंने रिंग आर के अंदर ले लिए। तो इनकी मैपिंग इसके अंदर एफ ए एफ पी एफ सी एफ डी इस तरीके से मिलनी चाहिए। बट वो बोल रहा है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यानी कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या बोलती है, ऐसे इसके अंदर के ऐसे एलिमेंट जिनकी मैपिंग इधर आर डैश के अंदर जीरो मिल जाए। ठीक है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स का जो सेट है वो हमारा कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे मैंने कोई ये तीन एलिमेंट ले लिए बी सी एंड डी। ठीक है, ये तीन एलिमेंट का सेट है, इसको मैं बोल रही हूँ के। कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म को के से शो करते हैं। ठीक है, या के ई आर ऑफ आर बोल देते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इनका जो सेट है, अगर इनकी मैपिंग इस आर डैश के अंदर हमें जीरो डैश मिल रही हो, आर के अंदर जीरो एलिमेंट जीरो बोलते हैं और आर डैश के अंदर जीरो एलिमेंट जीरो डैश बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं अगर इन तीनों की मैपिंग इधर अगर हमें जीरो डैश मिल जाती है तो उन एलिमेंट्स का जो सेट है वो हमारा कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन में देखो, द कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म को किससे शो करते हैं, एफ से। तो कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए रिंग आर, किसी रिंग आर का होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ ऑफ ए रिंग आर टू ए रिंग, यानी एक रिंग आर से आर डैश के अंदर, यानी आर टू आर डैश टू ए रिंग आर डैश इज द सेट। इस तरीके का सेट होता है, यानी वो बोल रहे कि कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, यानी एफ का जो कर्नल है वो किसी रिंग आर जो आर से आर डैश के अंदर डिफाइन है, वो एक तरीके का सेट होता है जिसके अंदर अगर वो बोल रहे अगर आर के अंदर एक्स एलिमेंट पड़े हुए हैं, इन सबको अगर मैंने इन सारे के सारे एलिमेंट्स को, इन तीनों एलिमेंट्स को मैंने x मान लिया, ठीक है, बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, और वहां पर अगर इन सबकी मैपिंग, इन तीनों की मैपिंग इधर f के बिलोंग क्या मिलेगी, fx मिलेगी। वो बोल रहे कि जो fx की वैल्यू क्या आ दीजिए, जीरो डैश आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा उन एलिमेंट्स का जो सेट है वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है। यानी मैपिंग क्या होनी चाहिए, fx इक्वल टू जीरो डैश होनी चाहिए, वेयर जीरो डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। यानी जीरो डैश जो है वो आर डैश का जीरो एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म की। कोई भी दो रिंग लेनी है आपको, आर और आर डैश के अंदर डिफाइन कोई मैपिंग लेनी है, तो आर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिनकी मैपिंग आर डैश के अंदर जीरो मिल जाए, वो उन एलिमेंट्स का सेट ही हमारा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, ये तो थी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। अब आता है एम्बेडिंग ऑफ ए रिंग इनटू अनदर रिंग। ठीक है, एम्बेडिंग का मीन क्या होता है अभी बताते हैं, डेफिनेशन है नेक्स्ट, एम्बेडिंग ऑफ ए रिंग इनटू अनदर रिंग। ठीक है, मतलब है कि एक रिंग का दूसरी रिंग के अंदर अंतःस्थापन। वो बोल रहा है एक रिंग का दूसरी रिंग के अंदर आप अंतःस्थापन कैसे कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक एम्बेडिंग का मीन अंतःस्थापन होता है कि एक रिंग का दूसरी रिंग के अंदर अंतःस्थापन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन है कि ए रिंग आर यानी कोई भी रिंग आर है is said to be embedded in रिंग आर डैश। वो बोल रहा है कोई भी रिंग है
आर है वो किसी दूसरी रिंग आर डैश के अंदर एम्बेडेड कही जाती है, यानी अंतस्थापन हुई कही जा सकती है। कब? जब if r dash contains its proper subset, ठीक है। और इसके देखो इसका डेफिनेशन का मीन क्या है, वो बोल रहे कोई भी रिंग आपके पास क्या है, आर है, ठीक है, और एक रिंग आपके पास क्या है, आर डैश है। हमें आर का आर डैश के अंदर अंतस्थापन करवाना है, तो वो बोल रहे हैं कि रिंग आर का आर डैश के अंदर अंतस्थापन कब कहा जा सकता है, जब आर डैश के अंदर कोई ऐसा सबसेट एस पड़ा हुआ हो, यानी इसका मैंने सबसेट ले लिया ये एस, ठीक है, यानी इसका कोई सबसेट एस इस तरीके से पड़ा हुआ हो कि जो रिंग आर है वो एस के क्या आ जाए, आइसोमॉर्फिज्म में आ जाए। वो यहाँ पे लिख देंगे आर डैश कंटेन्स प्रॉपर सबसेट सच दैट कि जो रिंग आर है वो आइसोमॉर्फिज्म का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, आइसोमॉर्फिज्म हो जाए किसके, एस के साथ, और एस यहाँ पे क्या है, सबसेट ऑफ आर डैश है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। ऊपर कोई भी रिंग आर इज सेड टू बी एम्बेडेड इन रिंग आर, यानी आर का आर डैश के अंदर अंतस्थापन कब कहा जा सकता है, जब आर डैश का कोई एक प्रॉपर सबसेट इस तरीके से विद्यमान हो कि वो सबसेट है उस रिंग आर के आइसोमॉर्फिज्म में आ जाए, यानी दोनों के अंदर आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते तो दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, तो उस कंडीशन के अंदर हम बोल देंगे कि आर और आर का आर डैश के अंदर अंतस्थापन हो रहा है। ये हो गई हमारी एम्बेडेड रिंग की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे इसके अंदर क्वोशंट फील्ड की। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये सारे की सारी डेफिनेशन बहुत काम आने वाली है आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्वोशंट फील्ड की। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं क्वोशंट फील्ड बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल देंगे ए फील्ड ऑफ क्वोशंट्स, ए फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। मतलब इसको देखो अब कैसे करेंगे डिफाइन, इसको पहले थोड़ा समझ लो। वो बोल रहा है आपके पास कोई एक इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, कोई एक इंटीग्रल डोमेन लो, इंटीग्रल डोमेन ले लिया, जैसे हमने ये मेरा कोई इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो आपको पता है मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के अंदर बताया था कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन ले रहे हो उसके अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट होने चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, यानी मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं बट एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने कोई 2 एलिमेंट इसके अंदर सेलेक्ट कर लिए एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये मेरा कोई इंटीग्रल डोमेन ले लिया मैंने, और जिसके अंदर मैंने एक से अधिक एलिमेंट रखे हुए हैं, जो कि मेरे पास एक्स और वाई मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, एक से अधिक लेने तो 2 ले लिए, ठीक है। तो ये मेरा कोई इंटीग्रल डोमेन है। तो वो बोल रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर एक से अधिक एलिमेंट होने चाहिए, उसके साथ ही आप एक फील्ड लो एफ, ठीक है, और फील्ड लिए इसका मतलब इसके अंदर सारे के सारे स्केलर पड़े हुए होंगे, अदिश पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटीग्रल डोमेन ले लिया और एक ले लिया इसके अंदर स्केलर, और एक मैपिंग ले लो आप जो कि डी से एफ के अंदर, यानी इंटीग्रल डोमेन से एफ के अंदर जा रही है, उसको नेम दे दिया हमने फाई। फाई कोई मैपिंग है या मोनोमॉर्फिज्म लेना है इसको कि मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म आपको पता है क्या होगा, या तो एक तो मॉर्फिज्म की 2 कंडीशन विद 1-1, यानी 1-1 होना चाहिए और मोनोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन लगनी चाहिए, उस कंडीशन के अंदर हम उसको मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे फाई एक मैपिंग लेनी है जो कि मोनोमॉर्फिज्म होगी। तो वो बोल रहे हैं कि एक्स और वाई की मैपिंग इसके हिसाब से, इस फाई के हिसाब से एक्स और वाई की मैपिंग एफ के अंदर क्या मिलनी चाहिए, एक तो फाई एक्स मिलनी चाहिए, और इसके हिसाब से क्या मिलनी चाहिए, फाई वाई मिलनी चाहिए, ठीक है। एक्स की फाई एक्स मिलनी चाहिए और वाई की फाई वाई मिलनी चाहिए। अब वो बोले कि अब ये तो इसके हिसाब से मैपिंग है, मैंने बोला कि उसके अंदर एफ के अंदर कुछ स्केलर्स भी पड़े होंगे, तो मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि बिलोंग कर रहा है फील्ड से, यानी इसी के अंदर ये ए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम इनके सारे जितने भी इन एलिमेंट्स की जितनी भी मैपिंग मिल रही है, फाई एक्स और फाई वाई मिल रही है, इन एलिमेंट्स को अगर हम स्केलर के रिस्पेक्ट में इस तरीके से शो कर जाएं, फाई एक्स अपॉन में फाई वाई, मतलब इन दोनों की मैपिंग जो फाई एक्स फाई वाई है, तो वो बोल रहे हैं अगर ये जो इन मैपिंग का जो फाई एक्स अपॉन में फाई वाई जो फॉर्म है, उसको अगर अपने किसी स्केलर जो स्केलर एफ से ही बिलोंग कर रहा है उससे अगर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, देन
तो जो पेयर बनेगा, पेयर किसका बनेगा, एफ और फाई का, यानी इस मैपिंग और इस एफ का फील्ड का जो पेयर है वही वो पेयर ही हमारा क्या कहलाता है, क्वोशंट फील्ड कहलाता है। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, क्वोशंट फील्ड बोल देते हैं। तो डेफिनेशन यहीं से क्लियर होगी। ठीक है, बाकी मैं लिख देती हूँ और कि आपको एक इंटीग्रल डोमेन लेना जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो, उनकी मैपिंग इधर फाई एक्स और फाई वाई मिलेगी आपको। ठीक है, वो बोल रहा है इन मैपिंग्स को अगर आप किसी स्केलर के बिहाफ में इस तरीके से लिख सकते हो, किसी स्केलर को इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो कि a = 5x और 5y के रूप में, तब जो पेयर बनेगा f और फाई का, ठीक है, जो पेयर बनेगा f और फाई का वही हमारा क्या कहलाता है, क्वोशंट फील्ड। क्योंकि डेफिनेशन क्वोशंट फील्ड की है तो हम पेयर मैपिंग का उसके फील्ड के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो उस पेयर को बोल देते हैं क्वोशंट फील्ड। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने जैसे मैंने बोला है कि वैसे वैसे आपको इसकी डेफिनेशन करते जा रही है। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, इसका कोई इंटीग्रल डोमेन डी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इंटीग्रल डोमेन डी लिखते हैं कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, विद मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है कि कोई एक इंटीग्रल डोमेन लेना है जिसके अंदर एक से अधिक एलिमेंट हो। वही लिखा मैंने कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विद मोर देन वन एलिमेंट, तो आप उसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट होने चाहिए। और फिर उसके बाद ले लेंगे हम कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विद मोर देन वन एलिमेंट, देन मोर देन वन एलिमेंट, देन ए फील्ड ऑफ क्वोशंट। अब हमें डेफिनेशन बताने की जो फील्ड ऑफ क्वोशंट क्या होगा, हमने बोले लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विद मोर देन वन एलिमेंट, देन ए फील्ड ऑफ क्वोशंट लिख लो या क्वोशंट फील्ड लिख लो, एक ही बात है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम लिखते हैं देन ए फील्ड ऑफ क्वोशंट्स, देन ए फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ डी, यानी फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ डी, यानी डी के क्वोशंट्स का फील्ड एफ के अंदर जो मैपिंग है वो बोल रहे हैं कि देन ए फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ डी इज द पेयर ऑफ किसका पेयर, एफ फाई। यानी ए फील्ड ऑफ क्वोशंट्स जो है वो क्या होता है, एक पेयर होता है एफ फाई का, वेयर जहां पर एफ इज ए फील्ड, यानी एफ तो एक फील्ड होता है एंड फाई क्या होता है, अभी बताया फाई इज ए मोनोमॉर्फिज्म एंड फाई इज ए मोनोमॉर्फिज्म। यानी एफ आई क्या होता है, एक जो देन क्वोशंट ऑफ फील्ड इज, यानी जो फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है वो एक पेयर होता है एफ फाई का, जहां पर एफ एक फील्ड होता है और फाई एक मोनोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, एंड every element ऑफ फील्ड, यानी फील्ड का एवरी एलिमेंट, तो एवरी एलिमेंट हमने क्या लेट करा है, ए बिलोंग्स टू एफ। यहाँ आप लिख लेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ फील्ड यानी ए बिलोंग्स टू एफ, एक्सप्रेसिबल एज, यानी उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेसिबल एज फाई एक्स अपॉन में फाई वाई, मतलब इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो वेयर, यहाँ पे देख फाई एक्स अपॉन में फाई वाई, यहाँ पर अपॉन में फाई है, वो वाई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो इनफाइनाइट में चली जाएगी वो चीज़, तो हमें वाई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये है हमारी क्वोशंट फील्ड की डेफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काफ़ी चैप्टर्स में आने वाली है ये दोबारा, तो यहीं से इसको क्लियर कर लो।
वो बोल रहा है कि आपके पास क्वेश्चन फील्ड और फील्ड ऑफ क्वेश्चन है। ये फील्ड ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, उसके लिए आपको एक इंटीग्रल डोमेन लेना होता है और एक फील्ड लेना होता है। इंटीग्रल डोमेन के अंदर एलिमेंट एक से अधिक लेने, तो हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिए इसके अंदर, ठीक है। वो बोल रहे हैं उनकी मैपिंग इधर, वैसे तो 5x 5y मिलेगी, बट f एक फील्ड है, इसका मतलब उसमें कुछ स्केलर्स पड़े होंगे, वो स्केलर्स हमने लेट कर लिया कि a है। तो वही डेफिनेशन बोल रहे हैं कि लेट डी एन इंटीग्रल डोमेन विद मोर देन 1 एलिमेंट, यानी उसके अंदर एक से अधिक एलिमेंट होने चाहिए। देन फील्ड ऑफ क्वेश्चन, तो फील्ड ऑफ क्वेश्चन है वो एक पेयर होता है फाई का, जहां पर f एक फील्ड होता है और फाई एक मोनोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब जो एवरी एलिमेंट ऑफ फील्ड है, अगर इस फील्ड के हर एक एलिमेंट को हमने तो ए लिया हुआ है ना, तो अगर इसमें 2 एलिमेंट और ले लेंगे तो कोई और स्केलर उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि उसके प्रत्येक एलिमेंट को अगर अपने इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, 5x को 5y के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो पेयर एफ फाई हमारा क्या कहलाता है, क्वोशंट फील्ड कहलाता है। तो डेफिनेशन यही से क्लियर हो जाती है, ये सब तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वोशंट फील्ड हो गया है यहाँ पे। तो ये हम 3 डेफिनेशंस कर चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट इनकी थ्योरम्स के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम से पहले एक और डेफिनेशन करने जा रहे हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, देख लो वो भी। डेफिनेशन है प्राइम फील्ड की, ठीक है, प्राइम फील्ड की। प्राइम फील्ड को बोल देते हैं अभाज्य क्षेत्र, प्राइम फील्ड को बोल देते हैं अभाज्य क्षेत्र, ठीक है। डेफिनेशन बोल रहा है कि कोई भी प्राइम फील्ड की डेफिनेशन होती है, कोई भी फील्ड एफ है वो प्राइम फील्ड कब होगी, जब उसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड विद्यमान नहीं होगा। अब मैंने आपको डेफिनेशन, जब मैंने ये सब फील्ड वाला चैप्टर शुरू करवाया था, तब मैंने आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर सब फील्ड की डेफिनेशंस करवाई थी, कि प्रॉपर इम्प्रॉपर बहुत बार चलेगा, ये भी बताया था मैंने। तो वही आ रहा है हमारे पास प्राइम फील्ड। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी फील्ड एफ, यानी ए फील्ड एफ is said to be prime field if it has no proper subfield, तो आपको अब इसके लिए आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबफील्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या थी, कि इम्प्रॉपर सबफील्ड क्या होता है। वो बोल रहा है कि ऐसा सबफील्ड, किसी रिंग का एक ऐसा सबफील्ड जो, या तो उसके ऐसे सबफील्ड कम से कम 2 सबफील्ड विद्यमान होने चाहिए, एक तो वो खुद होना चाहिए, या फिर ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो एक तो वो खुद और 0 एलिमेंट्स का सेट, वो दोनों के दोनों अगर विद्यमान है, तो वो रिंग क्या, जो उनका जो सबफील्ड है वो रिंग क्या कहलाती है, इसकी इम्प्रॉपर सबफील्ड कहलाती है। अब प्रॉपर क्या होता है, कि ऐसी सबफील्ड जो इम्प्रॉपर नहीं है वो प्रॉपर होती है, ठीक है। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वहां से इम्प्रॉपर की निकल जाती है। अब हमें बोल रहे हैं कि इट हैज नो प्रॉपर सबफील्ड, इसका मतलब क्या है, इम्प्रॉपर है। वही बात होगी, अगर प्रॉपर है तो वो प्रॉपर तो है ही, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर है, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर है। अब उसने बोला कि नो प्रॉपर सबफील्ड, इसका मतलब ऐसा फील्ड जिसका सबफील्ड वो इम्प्रॉपर हो, समझ रहे हो, ऐसा फील्ड जिसका सबफील्ड इम्प्रॉपर हो, वो फील्ड हमारा प्राइम फील्ड कहलाता है। अब इसको लिखने में इसने ऐसे लिख दिया कि इफ इट हैज नो प्रॉपर सबफील्ड, अगर प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब इम्प्रॉपर है, इसका मतलब वो फील्ड का जो सबफील्ड होगा वो खुद ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया हमारे प्राइम फील्ड की डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड थ्योरम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स देखो, इसकी कोई थ्योरम उठा के लेके चलते हैं। थ्योरम बोल रहे हैं इसकी कि द फील्ड, हमें कोई फील्ड दे रखी है थ्योरम के अंदर, ए फील्ड ZP प्लस P एंड मल्टीप्लाई P, यानी ZP प्लस P मल्टीप्लाई P इज प्राइम फॉर ईच प्राइम नंबर P, ये थ्योरम है। वो बोल रहे हैं कि एक फील्ड आपको दे रखी है ZP प्लस P और मल्टीप्लाई P का मतलब, अब ZP का मतलब क्या है,
जेड यानी इंटीजर्स का सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, p एलिमेंट। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया होता ZP Z8 + 4 × 4 इस तरीके से। अब Z8 का मतलब क्या है कि इस रिंग के अंदर कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे हमें p गिवन है। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा इंटीजर्स का सेट है जिसके अंदर p एलिमेंट है, और p क्या है, यहाँ पे एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर, मतलब एक अभाज्य संख्या है यहाँ पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो फील्ड दे रखा है ये एक प्राइम फील्ड है। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक प्राइम फील्ड है। प्राइम फील्ड प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि वो क्या है, उसका क्या है, कोई भी प्रॉपर सब फील्ड विद्यमान नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम्स, ध्यान से समझना है इनको। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि टू शो ZP + P × P इज प्राइम फील्ड। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, मतलब ये शो करने के लिए कि वो एक प्राइम फील्ड है, तो हम क्या शो करेंगे, वी हैव टू शो दैट इट हैज नो प्रॉपर सबफील्ड। हम ये प्रूफ कर देंगे कि उसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड विद्यमान नहीं है। अगर प्रॉपर सबफील्ड विद्यमान नहीं है, इसका मतलब क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं है, नो प्रॉपर है, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा सबफील्ड विद्यमान होना चाहिए जो वो खुद ही हो, यानी ZP खुद का सबफील्ड प्रूफ करना है हमें। तो अब इसके लिए हमें उसका कोई सबफील्ड तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उस सबफील्ड को दोबारा हम इस फील्ड के इक्वल में प्रूफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो उसका क्या है, वो खुद ही उसका एक सबफील्ड है। तो सबसे पहले हमें सबफील्ड लेट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, लेट K बी ए सबफील्ड, K बी ए सबफील्ड ऑफ ZP। इस ZP का कोई सबफील्ड हमने K ले लिया। अगर वो उसका सबफील्ड है तो उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि जो K है वो सबफील्ड है ZP का। इसको दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि K क्या है, सबफील्ड हो गया ZP का। अब देखो, अब K सबफील्ड है, इसका मतलब इसके K के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, कोई नाउ वन एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग कर रहा है उसके सबफील्ड से। तो अगर वो बोल रहे हैं कि इस सेम एलिमेंट, अगर वन बिलोंग कर रहा है उसके सबफील्ड से, तो वन को मैं वन में ऐड कर दी तो मेरे को 2 मिलेगा, तो वो भी उसके सबफील्ड से ही बिलोंग करेगा। 2 में फिर से वन ऐड कर दी जो कि K से ही बिलोंग कर रहा है, 2 भी K से बिलोंग कर रहा है, तो 3 मिलेगा। ठीक है, जो कि वापस से K से ही बिलोंग करेगा। क्लोज प्रॉपर्टी लग सकती है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। जब इसी तरीके से चलते जाएंगे हम, तो हमारे पास कोई एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा P - 1। P - 1 में मैंने कोई एक ऐड कर दिया तो मेरे को वापस से P मिला जो कि K से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यानी P - 2 करोगे, P - 2 में 1 ऐड करोगे, P - 1 मिलेगा। P - 1 K से बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से चलते गए हम, लास्ट में हमने कोई P एलिमेंट ले लिया जो K से बिलोंग कर रहा है। अब एक चीज देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ZP का मतलब क्या है। ZP का मतलब ये है कि Z के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, P एलिमेंट पड़े हुए हैं, और हमने वो सारे के सारे एलिमेंट किस में लाके रख दिए, K के अंदर लाके रख दिए। यानी अब P ही एलिमेंट किस में पड़े हुए हैं, K में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब पहले क्या था कि K सबसेट था ZP का। अब अगर दोनों में सेम एलिमेंट हो गए तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं K सबसेट ऑफ ZP कर दूं या ZP सबसेट ऑफ K रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। तो या ये इसका सब फील्ड हो सकता है और ये भी उसका सब फील्ड हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो दोनों एक दूसरे के सब फील्ड होते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो इसका मतलब अगर P बिलोंग्स टू K है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज दैट कि जो ZP है वो सबसेट है किसका, K का, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट आ चुके हैं। दोनों में सेम एलिमेंट आ चुके हैं, इसका मतलब ZP सबसेट है K का। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता होगा कि जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया कि therefore K is subset of ZP and ZP is subset of K, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट
k इज इक्वल टू जेड पी। और हमें यही प्रूफ करना था कि उसका जो कोई भी अगर सब फील्ड ले रही हो वो सब फील्ड उस फील्ड के दोबारा बराबर आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि उसका सब फील्ड वो खुद ही है, ठीक है। और ये डेफिनेशन किसकी हो गई? इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन यही कहती है कि ऐसा सब फील्ड जो वो खुद ही हो, वो फील्ड खुद ही उसका एक सब फील्ड हो, तो वो एक इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर इसका मतलब नो प्रॉपर है, नो प्रॉपर है इसका मतलब वो एक प्राइम फील्ड है, ठीक है। हमें प्राइम फील्ड प्रूफ करना था, उसके लिए हमें इम्प्रॉपर प्रूफ करना था। इम्प्रॉपर प्रूफ कर चुके हैं कि जो भी सब फील्ड है वो जेड पी का वो खुद ही है, जो उसका सब फील्ड है वो खुद जेड पी ही है, खुद जेड पी ही है। इसका मतलब वो एक इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है तो वो एक प्राइम फील्ड है। तो ये आपको प्रूफ करना था। इस तरीके से चीजें प्रूफ करनी होती है, बहुत अच्छी थ्योरम है ये, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हम लेके चल रहे हैं, इसी टाइप की है, तो ये मैंने थोड़ा पहले करवा दिया ताकि नेक्स्ट में आपको उसको यूज मिल सके। नेक्स्ट थ्योरम है द फील्ड क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज अ प्राइम फील्ड। तो आपको एक फील्ड दे रखा है, नेक्स्ट थ्योरम है, एक फील्ड दे रखा है द फील्ड क्यू ऑफ रेशनल नंबर, मतलब ऐसा फील्ड जिसके अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर पड़े हुए हैं, इस प्राइम फील्ड। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा फील्ड जिसके अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर है वो एक क्या होता है? प्राइम फील्ड होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि फील्ड ऑफ रेशनल नंबर इज प्राइम फील्ड, तो हमें क्या वही चीज आ गई, क्या प्रूफ करना है कि टू शो दैट Q is prime field, we have to show that Q has no proper subfield, Q has no proper subfield। अगर इसका मतलब उसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं है, कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं है, इसका मतलब इम्प्रॉपर प्रूफ करवाना है। इम्प्रॉपर प्रूफ करवाना मतलब ऐसा सबफील्ड विद्यमान होना चाहिए जो वो क्यू खुद ही हो, ठीक है। तो हमें सबफील्ड लेट करना पड़ेगा, तो वही चीज है लेट के बी ए सबफील्ड ऑफ क्यू। हमने कोई के ले लिया जो सबसेट है, सॉरी सबफील्ड है क्यू का, इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि के कोई क्या है? सबफील्ड है क्यू का। अब देखो यहाँ पर सेम प्रोसेस करके चलनी है हमें। उसके अंदर तो हमें गिवन था कि z के अंदर कितने एलिमेंट है, उसके अंदर p एलिमेंट थे, तो इजीली हमने कर दिया। बट हमें यहाँ पे पता ही है q जो रेशनल नंबर का कोई फील्ड है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो उस प्रोसेस में तो नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। तो वो चीज़ करने के लिए हम प्रोसेस शुरू वाले तो वही रखेंगे कि जो सब फील्ड लिया है हमने वहाँ कर देंगे कि सब फील्ड का कोई एलिमेंट 1 है जो उसके सबफील्ड के से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें 1 + 1 करेंगे तो वही 2 बिलोंग्स टू क्यू आ जाएगा। इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। तो कोई m-1 मिलेगा, उसमें फिर से 1 ऐड करेंगे तो हमें कोई m मिलेगा जो कि फिर से k से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक चीज मिली है कि m बिलोंग्स टू क्या है? k मिल गया। m बिलोंग्स टू क्या मिल गया हमें? k मिल गया, ठीक है। m बिलोंग्स टू k मिल गया और k हमारे पास क्या है? एक सबफील्ड है। अगर k सबफील्ड है तो सबफील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एक्सिस्ट करता है। अगर k सबफील्ड है तो m क्या? इनवर्स भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि k इज सबफील्ड, क्योंकि k हमारे पास क्या है? सबफील्ड है, ठीक है। k एक सबफील्ड है तो m बिलोंग्स टू k है तो -m भी बिलोंग्स टू k। अब तुमको पता है कि माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो कौन से सेट में आती हैं? सेट ऑफ इंटीजर, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में आती हैं, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं नेगेटिव वाली जितनी भी संख्याएं पूर्णांकों के समुच्चय में आती है, तो सिर्फ इसी को देखो तो इसका मतलब m किससे बिलोंग कर गया? z से बिलोंग कर गया, क्योंकि z हमारा पास क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय और माइनस वाली सारी संख्या इसमें बिलोंग करती है। इसका मतलब माइनस का m है जो वो z में भी जा रहा है, ठीक है, वो z में भी जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि m बिलोंग्स टू z है। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि माइनस वाली जितनी भी संख्याएं थी वो z में जा रही थी, बट जो k है उसमें प्लस वाली संख्याएं भी हैं और माइनस वाली भी संख्याएं हैं, तो कौन बड़ा हो गया? k बड़ा हो गया ना। तो क्योंकि k के अंदर प्लस वाली संख्या भी पड़ी हुई है, माइनस वाली संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, पर हमने सिर्फ माइनस वाली संख्याएं उठा के z में रख दी, ठीक है। सिर्फ माइनस वाली संख्या उठा के z में रख दी, तो कौन किसका सबसेट हो गया? अब z छोटा है तो z सबसेट होगा ना k का, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? देयरफॉर कि जो z है वो सबसेट हो गया किसका? k का, क्योंकि k के अंदर प्लस वाली संख्याएं भी है, माइनस वाली भी संख्याएं हैं, पर
एम जेड के अंदर सिर्फ माइनस वाली है, वो यहाँ से आई है, ठीक है, यहाँ से ये चीज मिली है कि एम बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है, यहाँ से जेड सबसेट हो गया उसका के का। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखो, अब z सबसेट हो गया k का। अब हमें पता है कि अगेन कि m बिलोंग्स टू क्या है, z है, m बिलोंग्स टू क्या है, z है। अगर m बिलोंग कर रहा है z से, ठीक है, देन कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लो, नॉन जीरो एलिमेंट लेना है जो, और वो किससे बिलोंग करना चाहिए, z से। हमने कोई एलिमेंट ले लिया जो z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वो क्या है, नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो, इसका मतलब उसका इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि k एक सबफील्ड था, k क्या था, सबफील्ड था, और z उसका सबसेट हो गया। इसका मतलब z भी क्या है, एक सबफील्ड हो गया। इसका मतलब z के जितने भी एलिमेंट उनका इनवर्स विद्यमान होगा। इसका मतलब n इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, z से। अगर n इनवर्स बिलोंग कर गया z से, तो अब देखो n इनवर्स अगर z से बिलोंग कर रहा है तो क्या वो k से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि z के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे k के अंदर पड़े हुए, क्योंकि k से निकल के ही तो z में आए हैं, k से निकल के ही तो z में आए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि z में आए हैं तो z के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे k में भी जाएंगे। तो मैंने z के एलिमेंट लेट करे थे, और ये इनवर्स क्यों आया, क्योंकि अगर k सब फील्ड है तो z भी तो सब फील्ड होगा। अगर वो सब फील्ड है तो इसका मतलब इनवर्स विद्यमान होगा, तो हमने इनवर्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वही, अगर n इनवर्स अगर z से बिलोंग कर रहा है तो n इनवर्स है वो k से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि k का सबसेट है। यहाँ लिख दिया बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से ये चीज आ गई, अगर n इनवर्स बिलोंग कर गया k से। अब स्टार्ट में हमें पता था कि m बिलोंग करता है k से, ठीक है, कि वी नो दैट m बिलोंग्स टू k। अब m बिलोंग कर रहा है k से, n इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है k से, तो अब बाय क्लोज्ड प्रॉपर्टी अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, कि इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दूं कि m और n इनवर्स का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, k से ही तो बिलोंग करेगा। क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a बिलोंग्स टू s, और अगर b बिलोंग्स टू s है तो a भी बिलोंग्स टू b s होता है, दोनों का मल्टीप्लाई भी उसी सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन से मैंने m और n का मल्टीप्लाई कर दिया और वो भी वापस से k से बिलोंग कर गया, ठीक है। तो m इनवर्स m n इनवर्स बिलोंग्स टू k है। इसको और ओपन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो, m अपॉन में n लिख सकते हो, ठीक है, और m अपॉन में लिख सकते हो यहाँ पे n, जहां पर n क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो इनफाइनाइट चला जाएगा। n इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और m और n जो है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो m और n है वो z से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। m z से बिलोंग कर रहा है तो n भी किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। बट अगर वो z से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब k से तो ऑब्वियसली बात है बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, और ये अब इसी को मैंने इस रूप में लिखा है, और ये m n z से बिलोंग कर रहे हैं, और ये बिलोंग किससे कर रहा है, खुद k से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो भी अपने इसका सबफील्ड k लिया है वो जो भी आपका सेट था रेशनल नंबर का, ठीक है, उसके लिए इम्प्रॉपर है। तो हमें क्या करना था कि जो k था उसको इक्वल में प्रूफ करना था q के, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी हुई थी, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी कि k इज अ सबसेट ऑफ q। अगर अब हमें प्रूफ क्या करना है कि q इज अ सबसेट ऑफ k, कि q क्या है, k का सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो वहां से हमारे पास चीज आ जाएगी कि k इक्वल्स टू क्या है, कि k इक्वल्स टू क्या है, q है, ठीक है। अब यहां से एक चीज और थी, अब देखो ये वाली चीज है वो मैंने आपको बताया कि m अपॉन में n जो लिखा हुआ मेरे पास, और यहाँ पे m और n है वो किसी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने हैं। अब इसका मतलब ये सारा का सारा जो सेट बना हुआ हमारे पास वो z का सेट है, और z है वो किसका सबसेट था, k का। तो यहाँ पे आप बिलोंग टू भी लिख सकते हो, वरना आप इसको क्या लिख सकते हो,
कि ये इसका सबसेट है किसका, के का, ठीक है। इस कंडीशन से आया है, वो बोल रहा है कि जेड के जितने भी एलिमेंट है वो के सबसेट है, और हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और ये सारे के सारे जेड का कोई इंटीजर्स का कोई सेट होगा तो वो सबसेट हो जाएगा के का। और वो बोल रहे हैं कि अब देखो m अपॉन में n, तो आपको पता होगा कि p अपॉन में q फॉर्म किसकी होती है, रेशनल नंबर्स की होती है। ये फॉर्म किसकी होती है, रेशनल नंबर्स की होती है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये पूरा पूरा फॉर्म मेरा z भी है और m अपॉन में n एलिमेंट पड़े हुए, इसका मतलब वो रेशनल नंबर का सेट है। इसका मतलब क्या है, q है, और q ये पूरा पूरा सबसेट किसका आ गया, k का। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्या थी, देखो फर्स्ट थी k सबसेट ऑफ q, और सेकंड क्या आई, q इज सबसेट ऑफ k, ठीक है। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि अगर k सबसेट ऑफ q है एंड q इज सबसेट ऑफ k है, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि k इज इक्वल्स टू q, यानी जो q का कोई सब फील्ड लिया है वो खुद ही q ही है। k का जो भी सब फील्ड आपने लिया है वो खुद q ही है। इसका मतलब कि वो क्या है, इम्प्रॉपर सब फील्ड है। इम्प्रॉपर है मतलब इसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं है, इसका प्रॉपर सब फील्ड नहीं है, इसका मतलब वो एक प्राइम फील्ड है। तो ये थी आपकी थ्योरम, ये बहुत अच्छी थ्योरम है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रूव करना था रेशनल नंबर का सेट है वो एक प्राइम फील्ड होता है। तो हमने प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसका सब फील्ड लिया, ये प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में करी सेम करी हमने, m बिलोंग्स टू k आ गया। यहाँ से ये चीज समझने की देर, अगर वो सब फील्ड है तो उसका इनवर्स विद्यमान होगा। इनवर्स है तो माइनस वाली संख्या z में चलेगी, तो वहां से z सबसेट ऑफ q हो गया। यहाँ से हमारे पास फिर हमने कोई z के कोई और एलिमेंट उठाए, m तो z से बिलोंग कर ही रहा था, एक और n एलिमेंट ले लिया जो उसका z से बिलोंग कर रहा है, और वो सब फील्ड है तो z भी सब फील्ड होगा, उसका इनवर्स विद्यमान होगा। m और n इनवर्स दोनों k से बिलोंग कर रहे थे, तो यहाँ से ये भी इससे बिलोंग करेगा। अब इसको मैंने ऊपर इसको मैंने z की फॉर्म में चेंज कर दिया, z की फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब z सबसेट ऑफ k होता है, इसका मतलब ये भी सबसेट ऑफ k, और ये m अपॉन में n की फॉर्म थी जो कि q होती है, इसका मतलब q सबसेट ऑफ k हो जाएगा। तो वहां से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास कंक्लूजन निकला कि k इज इक्वल टू q, यानी उसका सब फील्ड है वो खुद ही है, यानी किसी फील्ड का सब फील्ड है वो खुद ही है, इसका मतलब इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो वो एक प्राइम फील्ड है। तो ये थे आपकी थ्योरम्स और कुछ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको सारी क्लियर हो चुकी होगी। ये हमारी कर्नल ऑफ रिंग की थी, कर्नल की डेफिनेशन, तो यहीं से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सेट आपको पता होना चाहिए। ये सेट ही हमारा क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, और ये डायग्राम में रखना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एम्बेडिंग में बता चुकी हूँ कि ये जो रिंग है इस एस के आइसोमॉर्फिक में होनी चाहिए, अगर है तो वो एक रिंग का दूसरे रिंग में अंतःस्थापन बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन फील्ड की डेफिनेशन आई थी, उसके लिए भी आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत है, डेफिनेशन तो वो खुद ही बन जाती है, ठीक है। फिर मैंने थ्योरम्स करवाई आपको, ये थोड़ी इजी थी क्योंकि इसके अंदर, ये इजी क्यों थी क्योंकि हमें जेड के अंदर एलिमेंट्स पता थे कि कितने एलिमेंट पड़ा है, तो इस ऐसे थ्योरम्स के लिए इजी बैठ जाता है कि उसमें इतनी एलिमेंट है तो उतने ही एलिमेंट हम दूसरे के अंदर अगर करवा दें तो वहाँ से इजीली प्रूफ हो जाता है। बट अगर ये कन्फर्म ना हो, जैसे कि इस कंडीशन में है कि ये कन्फर्म ही नहीं है हमें कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रोसेस से हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि जो उसका सब फील्ड है वो खुद ही है, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो वो एक प्राइम फील्ड है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा सब फील्ड और सब रिंग के का जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट थे, डेफिनेशंस थी, थ्योरम थी, सब क्लियर करवा चुकी हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम शुरू करने वाले, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, हमारी ऐसे एक तरीके से एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसका आइडल्स के बारे में, गुंजावलियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।